हेलो बच्चों, सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोजर पर। आई होप क्या सभी अच्छे होंगे और आपकी बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन भी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। तो ये बच्चों आज हम देखने वाले हैं पार्ट नंबर थर्ड, तीसरा क्लास 12 सब्जेक्ट फिजिक्स के उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 101% पूछे जाने हैं। तो सीरीज जो हमारी चल रही है अभी फिलहाल वो है एमसीक्यूज और निश्चित उत्तर प्रश्न, डेफिनेट टाइप क्वेश्चन आंसर्स रहने वाले हैं। तो अभी तक हम दो पार्ट में टोटल 100 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम जो है नेक्स्ट 50 क्वेश्चन कवर करेंगे। तो 101 जो क्वेश्चन नंबर है और आज का पहला क्वेश्चन, अनुचुंबकीय पदार्थ को गर्म करने से उसका चुंबकत्व क्यों नष्ट हो जाता है। इंपॉर्टेंट, और जितने आप देख रहे हैं ना सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है। इन क्वेश्चंस को आप लोग एक बार दो बार कम से कम रिवीजन करिए और अच्छे से याद कर लीजिएगा। बाकी अगर आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करना है तो मैं आप लोग को एक बार जल्दी से बता देता हूँ कि जो बच्चे बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो हर साल जो है हम आप लोग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ तैयार करते हैं और बहुत ही कम कॉस्ट में आप उन पीडीएफ को परचेज कर सकते हैं। स्क्रीन पर हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है बच्चों वो आप लोग देख पा रहे होंगे। सिंपली आपने इस नंबर पर मैसेज कर देना है। इस नंबर पर मैसेज करके आपने अपनी क्लास, सब्जेक्ट और मीडियम बताना है। इतना बताते ही हम आपको एक क्यूआर कोड सेंड कर देते हैं। उस पर आप जैसे ही पेमेंट करते हैं पीडीएफ डायरेक्टली आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेज दी जाती है। तो करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट। तो अनुचुंबकीय पदार्थ को गर्म करने से उसका चुंबकत्व क्यों नष्ट हो जाता है। तो सिंपल सा रीजन आपने देना है, क्योंकि ऊष्मीय विक्षोभ के कारण परमाणुओं का चुंबकीय संरेखण अव्यवस्थित हो जाता है। अगला प्रश्न है, किसी परमाणु के चुंबकत्व के लिए कौन अधिक उत्तरदायी है, इलेक्ट्रॉनों का कक्षीय परिक्रमण या फिर चक्रण। तो इसको आपने देखना है। तो सिंपल आंसर जो याद रखना है, इलेक्ट्रॉनों का चक्रण जो है उत्तरदायी होता है। अगला प्रश्न है, प्रतिचुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति ताप पर किस प्रकार निर्भर करती है। तो यह ताप पर निर्भर ही नहीं करती। सीधा से एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, घुमा फिरा करके हर साल पूछे जाते हैं और आपको थोड़ा सा घुमा फिरा करके ही जो है आंसर याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोह चुंबकीय तथा अनुचुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति पर ताप का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ताप बढ़ने पर क्या होगी, दोनों की चुंबकीय प्रवृत्ति जो होगी बच्चों वो घटेगी। अगला प्रश्न है, एक पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति 3/4 है, यह कैसा पदार्थ है। तो यह अनुचुंबकीय पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति 605 है, यह कैसा पदार्थ है। तो यह लोह चुंबकीय पदार्थ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, किसी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो तीन चीजें हैं। पहला जो आपको रखना है, कुंडली के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल ए पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी और चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष कुंडली के अभिविन्यास पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 108, किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल किन किन राशियों पर निर्भर करता है। तो ये आपको याद रखना है कि फेरों की संख्या n तथा फ्लक्स परिवर्तन की दर d∅/dt पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 109, किसी कुंडली के स्वप्रेरकत्व उसके फेरों की संख्या पर किस प्रकार निर्भर करते हैं। तो कुंडली का स्वप्रेरकत्व उसके फेरों की संख्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी L प्रोपोर्शनल n स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर है 110, स्वप्रेरकत्व पर क्रोड का क्या प्रभाव पड़ता है। तो यदि लोह चुंबकीय पदार्थ का क्रोड प्रयोग किया जाए तो स्वप्रेरकत्व बढ़ जाता है। तो आई होप बच्चों ये सारे क्वेश्चन जो है आप लोग डेली जो है इससे पहले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ चुके हैं वो आप अच्छे से पढ़ चुके हैं, याद कर चुके हैं। और जिन बच्चों ने तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब वाला बटन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर त्रिज्या तथा एन फेरो वाली एक वृत्ताकार समतल कुंडली के स्वप्रेरकत्व का सूत्र लिखिए। तो L इज इक्वल हो जाएगा म्यू नॉट पाई एन स्क्वायर आर अपॉन में 2, जहां म्यू नॉट क्या है, वायु अथवा निर्वात की चुंबकशीलता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न है 112 नंबर, किसी कुंडली का स्वप्रेरक गुणांक 1 हेनरी है, इससे आप क्या समझते हैं। तो इसका अर्थ है कि यदि कुंडली में प्रवाहित धारा में 1 एम्पियर पर सेकंड की दर से परिवर्तन किया जाए तब कुंडली में 1 वोल्ट का प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। अगला प्रश्न है, समीकरण V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी प्रत्यावर्ती वैद्युत वाहक बल को प्रदर्शित करती है। इसके आयाम, आवृत्ति तथा आवर्तकाल का मान लिखिए। तो आयाम V नॉट और कोणीय आवृत्ति हो जाएगा ओमेगा, तो आवर्तकाल T इज इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई अपॉन में ओमेगा और आवृत्ति बच्चों हो जाएगी F इज इक्वल टू 1 अपॉन टी और यहाँ से जो है आप वैल्यू निकाल सकते हैं ओमेगा अपॉन 2 पाई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 114, स्पष्ट कीजिए कि संधारित्र द्वारा प्रदत्त प्रतिघात प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति में वृद्धि करने पर कम क्यों हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कम होने का कारण क्या है कि एक तो आपको प्रदत्त प्रतिघात का जो फॉर्मूला है एक्स सी इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई एफ सी होता है। अतः संधारित्र द्वारा प्रदत्त प्रतिघात प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति में वृद्धि करने पर कम हो जाता है। सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन बच्चों आप लोग के लिए लेकर के आते हैं। बहुत मेहनत लगती है तो अपना प्यार और सपोर्ट जो है चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर देना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 115 कि किसी परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा का शीर्ष जो है √2a है, धारा का वर्ग माध्य मूलमान ज्ञात कीजिए। तो आई आर एम एस इजक्वल टू हो जाएगा √2a, आई एम जो दे रखा है। तो आई आर एम एस इजक्वल टू फॉर्मूला होता है बच्चों आई नॉट या फिर आई एम अपॉन में √2। तो यहाँ पे ऑलरेडी जो वैल्यू दे रखी है √2 दे रखी है, √2/√2 करेंगे 1 हो जाएगा, यानी धारा का वर्ग माध्य मूलमान क्या हो जाएगा 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पष्ट कीजिए कि किसी प्रेरक द्वारा प्रदत्त प्रतिघात प्रत्यावर्ती वोल्टता की आवृत्ति में वृद्धि करने पर क्यों बढ़ता है। तो प्रेरक द्वारा प्रदत्त प्रतिघात एक्सएल इक्वल टू होता है ओमेगा एल, इक्वल टू होता है 2πfl। तो यहाँ पे एक्स एल जो होता है वो जो होता है प्रोपोर्शनल किसके एफ के। तो हम बोल सकते हैं कि प्रेरक द्वारा प्रतिघात प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति में वृद्धि करने पर बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर प्रतिरोध एवं एल प्रेरकत्व वाली कुंडली को वी आवृत्ति वाले प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ा गया है। प्रत्यावर्ती धारा स्रोत को लगने वाली प्रतिबाधा का व्यंजक लिखिए। तो प्रतिबाधा का जो व्यंजक है जेड इक्वल टू हो जाएगा बच्चों रूट के अंदर r² प्लस ओमेगा एल का होल स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में एल, सी और आर समांतर क्रम में जुड़े हैं, परिपथ की प्रतिबाधा के लिए व्यंजक लिखिए। तो फॉर्मूला जो हो जाएगा 1/z इज इक्वल टू हो जाएगा रूट में 1/r² प्लस 1/xc माइनस 1/xl। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति दो गुनी करने पर प्रेरणिक प्रतिघात यानी XL तथा धारतीय प्रतिघात XC किस प्रकार बदलेंगे। तो आवृत्ति जो है बच्चों दोगुनी हो जाएगी, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि प्रेरणीय प्रतिघात दोगुना तथा धारतीय प्रतिघात आधा हो जाएगा, क्योंकि XL इक्वल टू होता है 2πVL और XC होता है 1/2πVC। नेक्स्ट क्वेश्चन है वास्तविक ट्रांसफार्मरों में ऊर्जा क्षय के दो कारण लिखिए। तो एक है ताम्रहानि और दूसरा है लोहहानि। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर किस घटना पर कार्य करता है। तो ट्रांसफार्मर अन्योन प्रेरण की घटना पर कार्य करता है। 122 नंबर है उच्चाई ट्रांसफार्मर की प्राथमिक व द्वितीय कुंडलियों में से किसमें तार के अधिक फेरे होते हैं। तो द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 123 है एल आर प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के शक्ति गुणांक का व्यंजक लिखिए। तो शक्ति गुणांक cos फाइव इक्वल टू हो जाएगा R/Z इक्वल टू R/ में रूट में r² प्लस XL का स्क्वायर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 124 है यदि किसी वैद्युत परिपथ में धारा विभव से कला में पश्चगामी है तो परिपथ की प्रतिघात किस प्रकार की होगी। तो परिपथ का जो प्रतिघात होगा प्रेरण प्रतिघात होगी। क्वेश्चन नंबर 125 है एक दोलनकारी एलसी परिपथ जिसका प्रतिरोध नगण्य है की कोणीय आवृत्ति का सूत्र लिखिए। तो इसका हो जाएगा कोणीय आवृत्ति यानी ओमेगा इज इक्वल टू रूट के अंदर 1/LC। क्वेश्चन नंबर 126 और फर्स्ट और सेकंड पार्ट का जो बच्चों लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से जाकर के आप इसके पहले जो वीडियोस आ चुकी हैं उनको भी आप लोग जरूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 126 है किसी ओमीय प्रतिरोध पर V0 शिखर मान का प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाने पर उसमें जो है I0 शिखर मान की धारा बहती है, ठीक है। ये I0 है, इसको याद जो है क्लियर रखना है। संपूर्ण चक्र के लिए शक्ति का औसत मान कितना होगा। तो P इज इक्वल टू हो जाएगा VRMS इंटू IRMS। तो ये हो जाएगा VRMS इज इक्वल टू होता है आपका V0 अपॉन में √2, IRMS हो जाएगा I0 अपॉन में √2। ये हो जाएगा बच्चों 1/2 V0 I0। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला है प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा वाटिन कब हो जाती है। तो जब धारा तथा विभवांतर के बीच ठीक 90 डिग्री का कलांतर हो, अर्थात परिपथ में विशुद्ध धारिता अथवा विशुद्ध प्रेरकत्व अथवा दोनों हो तब। या तो क्या हो विशुद्ध धारिता हो या फिर उसकी जगह विशुद्ध प्रेरकत्व हो या फिर इनकी जगह क्या हो दोनों भी हो सकते हैं। अगला है ट्रांसफार्मर की क्रोड पतलित क्यों बनाई जाती है। आंसर है भंवर धाराओं को क्षीण करने के लिए। अगला है ट्रांसफार्मर में ऊर्जा ह्रास किस प्रकार कम किया जा सकता है। तो लौह पटलित क्रोड का उपयोग करके जो है ऊर्जा ह्रास को कम किया जा सकता है। अगला प्रश्न है किसी अनुनादी परिपथ की चयन क्षमता को बढ़ाने के लिए क्या करना होगा। तो परिपथ के प्रतिरोध R को कम करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुनाद की स्थिति में समानांतर अनुनादी परिपथ की प्रतिबाधा कितनी होती है। तो आंसर है बच्चों अनंत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगे ऊष्मीय तरंगे भी कहलाती हैं।
तो आंसर है बच्चों अवरक्त तरंगे। नेक्स्ट है माइक्रोवेव ओवन जल अणु युक्त खाद्य पदार्थ का ऊष्मन सर्वाधिक प्रभावी ढंग से क्यों करता है? तो माइक्रोवेव ओवन जल अणु युक्त खाद्य पदार्थ का ऊष्मन सर्वाधिक प्रभावी ढंग से करता है क्योंकि माइक्रोवेव की आवृत्ति जल के अणुओं की अनुनाद आवृत्ति के बराबर होती है। नेक्स्ट है निर्वात में संचरित किसी वैद्युत चुंबकीय तरंग में वैद्युत क्षेत्र के आयाम तथा चुंबकीय क्षेत्र के आयाम के बीच संबंध बताइए। तो विशिष्ट संबंध जो है C इज इक्वल टू होता है E नॉट अपॉन में B नॉट, जहां C क्या है निर्वात में प्रकाश की चाल है। अगला प्रश्न है एक 5000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य वाली वैद्युत चुंबकीय तरंग वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के किस क्षेत्र में पड़ती है? तो इसका जो है आंसर दृश्य क्षेत्र में पड़ती है। अगला प्रश्न है निर्वात में प्रकाश की चाल C के लिए व्यंजक लिखिए। तो C इक्वल होता है बच्चों 1 अपॉन में रूट में म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। क्वेश्चन नंबर 137 है वैद्युत चुंबकीय विकिरण के फोटोन की ऊर्जा का सूत्र बताइए। तो E इक्वल होता है बच्चों HV या फिर हम लिख सकते हैं HC अपॉन में लैम्डा। और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 138 है यदि फोटोन की तरंग दैर्ध्य को दोगुना कर दिया जाए तो उसकी ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो तरंग दैर्ध्य दुगनी करने पर ऊर्जा आधी हो जाएगी। 139 है एक्स किरणों पर वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों का क्या प्रभाव पड़ता है? तो एक्स किरणें वैद्युत चुंबकीय तरंगे हैं अतः इन पर वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। 140 है रेडार में कौन सी तरंगे प्रयुक्त होती हैं तथा क्यों होती हैं? तो याद रखना है कि रेडार में मुख्य रूप से सूक्ष्म तरंगे प्रयुक्त की जाती हैं, इनकी तरंग दैर्ध्य कम होती है, इस कारण बिना ऊर्जा क्षय के संकीर्ण पुंज के रूप में गति कर सकती है। अगला है दिए गए वैद्युत चुंबकीय विकिरण को तरंग दैर्ध्य के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अवरक्त किरणें, गामा किरणें, एक्स किरणें तथा पराबैंगनी किरणें। तो सबसे पहले आ जाएगा बढ़ता क्रम क्या है वाई किरणें, या आप बोल सकते हैं गामा किरणें, एक्स किरणें, पराबैंगनी किरणें, फिर अवरक्त किरणें। अगला है यहाँ पे भी आपको बढ़ते हुए क्रम में लगाना है, तो वांछित क्रम क्या है गामा, एक्स, दृश्य, अवरक्त, माइक्रो और रेडियो। अगला है वैद्युत चुंबकीय तरंगों की अनुप्रस्थ प्रकृति से क्या अभिप्राय है? तो अभिप्राय यह है कि तरंगों के संचरण की दिशा के लंबवत वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र होते हैं। 144 है कौन सी वैद्युत चुंबकीय तरंगों की तरंग दैर्ध्य एक्स किरणों से अधिक तथा दृश्य प्रकाश से कम होती है? तो पराबैंगनी तरंगे आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला है धुंध तथा कोहरे में देखने के लिए वैद्युत चुंबकीय विकिरण का कौन सा भाग प्रयुक्त होता है? तो इसमें यहाँ पर बात करें तो अवरक्त प्रकाश का विकिरण, क्या याद रखना है आपको, अवरक्त प्रकाश का विकिरण कोहरे तथा धुंध में वस्तु को देखने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी गोलीय दर्पण से परावर्तन के लिए सूत्र लिखिए। तो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। क्वेश्चन नंबर 147 है किस परिस्थिति में कोई लेंस किसी पारदर्शक द्रव में डुबो देने पर दिखाई नहीं पड़ेगा? तो जब लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक द्रव के अपवर्तनांक के बराबर होगा तो लेंस द्रव में डुबोने पर दिखाई नहीं पड़ेगा। 148 है कि जल के भीतर वायु का बुलबुला कैसे लेंस की भांति व्यवहार करेगा? तो अवतल या फिर अपसारी लेंस की भांति व्यवहार करेगा। नेक्स्ट है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो प्रकाश का अपवर्तन क्यों होता है? तो प्रकाश की चाल परिवर्तित हो जाने के कारण ऐसा होता है। आज का लास्ट क्वेश्चन है एक पतले लेंस के लिए फोकस दूरी का सूत्र अपवर्तनांक एवं वक्रता त्रिज्याओं के पदों में लिखिए। तो फोकस दूरी का जो सूत्र होता है बच्चों 1/f ब्रैकेट के अंदर n-1 ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा फिर 1/r1 माइनस 1/r2। तो टोटल अभी तक जो है आज के 50 क्वेश्चंस को मिलाकर के 150 डेफिनेट टाइप क्वेश्चन आंसर्स या फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर्स आप लोग बोल सकते हैं, क्योंकि एमसीक्यूज प्लस डेफिनेट टाइप क्वेश्चन आंसर्स यहीं से आप लोगों के आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो इतने क्वेश्चन आप लोग तैयार करिए, बाकी के जो क्वेश्चन बचे हुए हैं इसको एक और जो है इस वीडियो का पार्ट जो हमारी सीरीज चल रही है एक और पार्ट इसका आएगा, तो उस पार्ट को भी देखना है। बाकी लाइव क्लासेस आप लोग की डेली स्टार्ट हो चुकी हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि जो भी वीडियो आती है उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको देखने को मिल जाए। तो जो बच्चे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस वाली पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर करना है। तो सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट, मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में अदर पार्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।